अस्सलामु अलैकुम नादरीन ग्रामी। केटू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है और ये सतह समंदर से 28,251 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। केटू पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौजूद है और केटू दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से चंद 100 फीट छोटा है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में केटू को सर करना हर कोह पेमा का ख्वाब है, क्योंकि केटू की चोटी पर पहुंचना मुश्किल तरीन काम है। इसकी वजह केटू का मौसम और इस पहाड़ की मुश्किल तरीन चोटियाँ हैं, क्योंकि यह पहाड़ बहुत सीधा है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े कोह पेमा केटू को सर करने का ख्वाब लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। ये लोग गर्मी में केटू को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में केटू को सर करना इंतहाई ख़तरनाक है और आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर सका। केटू पर जाने वाले हर 4 में से एक कोह पेमा अपनी जान खो बैठता है और इन लोगों की लाशों को नीचे भी नहीं लाया जा सकता। ऐसे लोगों को गोस्ट ऑफ केटू भी कहा जाता है। अगस्त 2008 में केटू पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया कांप उठी। 11 लोग एक ही दिन में अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग शदीद जख्मी भी हो गए। इस वाक़े को किसी भी पहाड़ पर तारीख का सबसे खतरनाक वाक़या भी कहा जाता है। जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से 6 टीम्स केटू के बेस कैंप पर इकट्ठी हुई। हर किसी का ख्वाब केटू की चोटी पर पहुंचना था। इनमें कोरिया, फ्रांस, हॉलैंड, सर्बिया और इटली की टीम्स शामिल थीं। लेकिन केटू को सर करना आसान नहीं था और ये टोटल 30 लोग थे। इन्होंने फैसला किया कि केटू की तरफ अलग अलग जाने से बेहतर है इकट्ठे एक टीम बनकर केटू को सर किया जाए। 31 जुलाई की रात को ये तमाम लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने फैसला किया कि कोरियन टीम केटू पर रस्सियां लगाएगी। ये वो हिफाजती रस्सियां होती हैं जिनकी मदद से केटू पर चढ़ा जाना था। और 1 अगस्त की सुबह को ये 6 टीम्स केटू की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू हो गईं और इन लोगों का लीडर वैन रीजन नामी एक इंतहाई तजर्बाकार कोह पेमा को बनाया गया। 12 घंटे मुसलसल चलने के बाद पहला हादसा पेश आ गया। हुआ कुछ यूं कि सर्बियन टीम के ड्रेन मैंडेड नामी कोह पेमा ने खुद को रस्सी से अलग कर लिया ताकि वो अपने आगे चलने वाले कोह पेमा से आगे निकल जाए। लेकिन ये स्लिप हो गया और नीचे गिरकर हलाक हो गया। और पाकिस्तानी पोर्टर जहान बेग ने मैंडेड की लाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये भी स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मारा गया। इस पॉइंट पर कुछ कोह पेमाओं ने वापस जाने का फैसला कर लिया, जिनमें से सेलेंस्कोप नामी एक औरत भी शामिल थी और इसका ताल्लुक नॉर्वे से था और ये बहुत माहिर कोह पेमा थी। ये अपने शोहर रोल्फ बे के साथ केटू को सर करने के लिए आई थी और इनकी शादी को सिर्फ 1 माह ही हुआ था। इसका शोहर रोल्फ बे उस वक़्त केटू के ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहां बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे और यह जगह इंतहाई ख़तरनाक थी, क्योंकि यहाँ से बर्फ़ पिघल पिघल कर नीचे गिर रही थी। रोल्फ की बदकिस्मती ये थी कि वह जिस जगह से गुजर रहा था उसी जगह से बर्फ़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा, जिसके नीचे दबकर वो मारा गया। और इसकी बीवी थोड़ी ही दूरी से अपने शोहर को मौत के मुंह में जाता देख रही थी। इस सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता था। किसी की लाश को भी रिकवर करना खतरे से खाली नहीं होता। केटू की चोटी के इतना करीब आकर अब लोग वापस नहीं जाना चाहते थे। 3 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन उन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। इस टीम का लीडर वैन रीजन 7 बजे केटू की चोटी पर पहुंच गया और इसके साथ 4 और लोग भी शामिल थे। दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन मुकाम पर अंधेरा और सर्दी ऐसी थी कि लोगों के जिस्म अकड़े हुए थे और इस हालत में केटू से नीचे उतरना बहुत खतरनाक था। उनको नीचे कुछ टॉर्च लाइट्स नजर आ रही थीं। ये कोरियन कोह पेमा थे जो केटू की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ये टॉर्च लाइट्स गायब हो गईं। वैन रीजन को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन ये लोग नीचे उतरना शुरू हो गए। जिस बर्फ़ के पहाड़ के नीचे रोल्फ बे आकर दब गया था, उसी बर्फ़ ने हिफाजती रस्सियों को भी तबाह कर दिया था। ये लोग अब बढ़ चुके थे। नेपाल के कोह पेमा ज्योमे गोटे केटू के खतरनाक हिस्से बोटल नक में फंस चुका था। ये जगह इंतहाई फिसलने वाली होती है और इसके दोस्त बेसन बोटे ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अंधेरे में स्लिप हो गए और केटू के बर्फीले पहाड़ में कहीं गिरकर मौत का शिकार हो गए। पिछले कुछ घंटों से
केटू कई लोगों की जान ले चुका था और कई लोग मौत के मुंह में थे। इस टीम का लीडर वैन रीजन जब नीचे उतर रहा था उसे नजर आना बंद हो गया। केटू की बर्फ पर पड़ने वाली धूप की वजह से यह आदमी तकरीबन अंधा हो गया था। वैन रीजन ने पिछले 16 घंटों से कुछ नहीं खाया था और हिफाजती रस्सी भी तकरीबन तबाह हो चुकी थी और इतने अंधेरे में हिफाजती रस्सी के बिना नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल था। अचानक इसकी नज़र ने 3 कोरियन कोहपेमाओं को देखा। ये वही लोग थे जिनके हाथ में टॉर्च थी जो अचानक गायब हो गई थी। अगर वैन इनकी रस्सी काट देता तो वो नीचे गिर सकते थे और वैन उनकी मदद करने के काबिल भी नहीं था। इन तमाम लोगों ने कोरियंस को छोड़कर नीचे उतरने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर मैकडोनल्ड, जिसका ताल्लुक आयरलैंड से था, उसने वापस ऊपर केटू की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये कोई भी आज तक नहीं जानता और वो ऊपर की तरफ चढ़ ही रहा था कि अफसोसनाक तौर पर बर्फानी तूफान आ गया जो मैकडोनल्ड और 3 कोरियंस को अपने साथ बहाकर ले गया। इनकी लाशों का पता भी नहीं चल सका। अब सुबह के 5 बज चुके थे और इस टीम का लीडर वैन रीजन, जो कि अपनी बिनाई खो बैठा था, केटू पर ही सो गया। इसने थोड़ी बर्फ भी खाई ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। इसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसको पता था कि इसकी मौत केटू पर ही हो जाएगी, लेकिन इसने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। ये आदमी 3 घंटे तक मुसलसल नीचे उतरता रहा। एक नेपाली पोर्टर केटू की चोटी से नीचे पहुंच चुका था। इसने बहुत से लोगों की जानें भी बचाई। यह भी चोटी से नीचे ही पहुंचा था कि उसने हिफाजती अद्वियात खाई और वापस बाकी लोगों को बचाने के लिए केटू पर चढ़ना शुरू हो गया। उसने एक इटालियन क्लाइंबर की जान बचाने में भी मदद की। तब उन्हें वहां वैन रीजन भी नजर आ गया और उन्होंने वैन को भी नीचे उतारने में मदद की। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त तक पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जख्मियों की मदद के लिए वहां पहुंच चुके थे। 11 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और कई लोग शदीद जख्मी थे और इस वाक़े पर कई किताबें भी लिखी गई। केटू को सर करना आज भी बड़े बड़े कोहपेमाओं का ख्वाब है और इस पहाड़ के खतरों के बावजूद भी हर साल मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपेमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।